Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Student, today we are going to discuss our chapter 3 of political science, electoral politics. Beta, this is our part 3 of this topic. So we are going to continue discuss from the nomination of candidates. Here student, we are going to discuss in this part the total procedure of election of our country. It is start from the announcement of the date. This is not given in the book. So student, let us continue the topic. Let us students start our topic, but few points are not given in the book, so let us discuss before. Student, in this part 3 we are going to discuss the election procedure. So we have already discussed that in our country election commission control the whole procedure of election. Election commission is a constitutional autonomous body that have a separate election commissioner, and that department is not working under any other governmental department. But student, after the preparation of constituencies and voter list, now the different elections will be start after the declaration of date that is announced by the election commission. It is the duty of election commission that they always prepare list for the next due election date. So उनको पता होता है कि किस स्टेट में पहले इलेक्शन हो चुके हैं और किस में किस डेट को हमें सीएम की या कब हमें जनरल गवर्नमेंट में पीएम की या किस डेट को हमें प्रेसिडेंट की आवश्यकता है, किनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है. तो ठीक उससे कुछ महीने पहले वो अपना ये सारा प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जो हमारी ये नेक्स्ट जो लोकसभा है उसके इलेक्शन जो है वो 19 मई से बिफोर हो जाने चाहिए. 1924, क्योंकि वो हमारी 18th लोकसभा होगी. इसका मतलब मोदी जी का कार्यकाल जो है वो 19 मई तक समाप्त हो जाएगा. तो उस दिन हमें एक नया प्रधानमंत्री चाहिए. तो ये हमारे चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन इस अनुसार कब कराएंगे. ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट जब होने वाला है वो कब हुआ था 2018 में, तो उस हिसाब से 22 में ये इलेक्शन होगा. तो उस हिसाब से हमें देखते हैं कि 25 अगस्त को उनको एक नया प्रेसिडेंट चाहिए, तो वो उससे पहले अपना सिस्टम अपने आप शुरू कर देंगे. ऐसे ही स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है लोकल गवर्नमेंट का कराता है. इट इज़ देयर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट कि न्यू ज्वाइनिंग कब होनी है, तो वो अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती है अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स. द इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ dates. On that day, election commission with their डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वो मीडिया को कॉल करते हैं. वो बताते हैं कि नॉमिनेशन जो है कैंडिडेट्स का वो कब होगा, स्क्रूटनाइजेशन कब होगी, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन प्रोसीजर कब होगा, फाइनल लिस्ट पब्लिशन कब होगी, इलेक्शन कैंपेन की ड्यूरेशन जो है वो, पोलिंग डेट कब होगी, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन क्या होगी. तो डिफरेंट जो हमारी जो मेन जो डेट्स हैं वो उस दिन अनाउंस करते हैं. अगर जनरल इलेक्शन है तो आपको पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑन द सेम डे वी कैन ऑर्गेनाइज द इलेक्शन फॉर द होल नेशन. तो डिफरेंट स्टेट वाइज दे अनाउंस द डिफरेंट डेट्स and different nomination dates. Result date is always the same because we are electing our general government in a state also. So these are all announcement made by the election commission. After the announcement
the second point we are going to discuss, this is the nomination of candidates. Here the election procedure starts. So first we are going to discuss who is a candidate. Any person who can be voter can be a candidate. Candidate is a person who can be who stands in a election for competing elections. कैंडिडेट कौन होता है? उम्मीदवार कौन होता है? जो चुनाव में जीतने के लिए खड़ा होता है. इट मे बी अ पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, ऑथराइज कैंडिडेट, और मे बी अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. जो उम्मीदवार होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल के द्वारा समर्थित उम्मीदवार भी हो सकता है और कोई स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो सकता है. दोनों ही तरह के उम्मीदवार राजनीतिक हमारे देश के अंदर जो ये राजनीतिक दलों की जो प्रतिस्पर्धा है चुनाव के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं. उसके लिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसके अंदर लोगों को वास्तविक चयन की सुविधा मिलनी चाहिए. दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन. तो चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड. और हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा है जिसमें सभी को चुनाव लड़ने की, खड़े होने की, वोट डालने की सुविधा है. तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो हमारे देश की हमारा संविधान है वो देता है. एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. अंडरलाइन दिस लाइन. हर वो व्यक्ति जो एक वोटर हो सकता है वो कैंडिडेट भी हो सकता है. बट देयर इज़ ओनली डिफरेंस. इसमें एक अंतर है. दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर फॉर बीइंग अ वोटर. कि आपको कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज 25 है, जबकि वोटर तो आप 18 और 18 से वो बन जाते हैं. लोकसभा के लिए ये स्टेट असेंबली के लिए ये एज 25 है, तो राज्यसभा के लिए 30 है, लोकसभा के लिए भी 25 है. तो इसका मतलब वेरिएशन है एज के अंदर, लेकिन वोटर की एज सेम है. बट इसका कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि इफ़ यू वांट टू बी ए कैंडिडेट यू हैव अ नेम इन द वोटर लिस्ट ऑफ आवर कंट्री. कहीं भी आपका हमारे देश में कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी जाकर आप एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं. There are some other restrictions on criminal etc. But these apply in very extreme cases. वो लोग जो सजा याफ्ता होते हैं, कोर्ट के द्वारा दोषी घोषित किए जाते हैं, जिन्हें जेल हो चुकी होती है, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते. अनसाउंड माइंड भी नहीं हो सकता. वो व्यक्ति जिसका दिवाला निकल चुका होता है, जो बैंकरप्ट होता है, वो भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और वो उम्मीदवार इलेक्शन में, कैंपेन में उस सिंबल का यूज़ करता है वोटिंग के लिए. पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. और पार्टी जब किसी उम्मीदवार को समर्थन देती है तो अक्सर उसको कहा जाता है कि फला व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिल गया है. इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम द ऑथराइज कैंडिडेट ऑफ पर्टिकुलर पार्टी. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. तो बेटा ये मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए दे देती हूँ कि हर वो व्यक्ति जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है उसे एक अपना फॉर्म भरना पड़ता है, नॉमिनेशन फॉर्म उम्मीदवारी का, और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है. तो जो पॉलिटिकल पार्टी से समर्थित होते हैं उन्हें फॉर्म ए फिल करना पड़ता है. जो इंडिपेंडेंट जो नॉमिनेशन होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो फॉर्म बी फिल करते हैं. इसके साथ में पर्टिकुलर ये कई फॉर्म होते हैं बेटा, कई तरह के, और इसके साथ में एक एफिडेविट भी जो है वो करना पड़ता है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट अभी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉमिनेशन फॉर्म की लाइन कर रहे हैं, तो ये डिस्कस करते हैं. तो नॉमिनेशन फॉर्म तो हो गया, उसके अंदर आपकी बारे में जो भी डिटेल है यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म. अगर आप इस नॉमिनेशन फॉर्म का कोई भी ब्लैंक जो बॉक्स है वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है फॉर्म. सिक्योरिटी डिपॉजिट असेंबली इलेक्शन के लिए ये 10,000 है.
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और लोकसभा के लिए ये 25,000 है। तो SC और ST के लिए ये उसका हाफ हो जाता है, यानी कि जो स्टेट असेंबली है उसमें 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें 12,1500 डिपॉजिट हो गया कैश रुपीज़ के अंदर। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता ही क्यों है कि यदि आप विनर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो ये आपको वापस मिल जाता है, बट इसकी मिनिमम कंडीशन क्या है कि यदि आप टोटल वोटिंग टर्नआउट का 6% वोट नहीं आपको मिलता है तो आपकी सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट जो है वो लैप्स हो जाती है, उसको सीज़ कर लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको बाद में नहीं मिलेगा। अगर आप 6% वोट मिनिमम ले लेते हैं उस एरिया के, तो आपको टोटल जो वोट टर्नआउट हुआ यानी कि टोटल जो वोट कास्ट हुई है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आफ्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक बेटा। Recently, a new system of declaration has been introduced on डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डायरेक्शन यूज़ की है जिसके तहत एक एफिडेविट भी फिल करना पड़ता है हर एक कैंडिडेट को। ये एक मेज़र है लीगल दैट इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म द challenges that political parties are faced at the time of election. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. ये जो एफिडेविट होता है that is sworn by the candidate before an oath commissioner or magistrate or first class or a notary public, कि ये एक एफिडेविट है जिसके अंदर जो कैंडिडेट है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल दी जाती है और जिसके ऊपर सिग्नेचर या तो ओथ कमिश्नर के होंगे या नोटरी पब्लिक ऑफिसर्स के होंगे या आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे, तभी वो वैलिड माना जाता है। तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी जाती है। फर्स्ट, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। Number 2, detail of the assets and liabilities of the candidate and his और हर फैमिली, उसके परिवार या उसके जो भी कर्जे हैं, उसकी जो संपत्ति हैं, उसके उत्तरदायित्व है, सब बताए जाते हैं। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा मोदी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, इन सब का बड़ा हुआ बना था कि इसके पास ये डिग्री है, उसके पास वो डिग्री है, इसने ये झूठ बोला, इसने वो झूठ बोला। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी ऐसी कोई चेकिंग अथॉरिटी तो नहीं बनाई गई है, बट हाँ ये है कि कई बार अगर आप भयंकर भूल कर देते हैं तो उसके मामले पर आपका जो चुनाव आयोग है वो हार्श डिसीजन भी ले सकता है आपके ऊपर। सो यू हैव टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन इन इट। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। और जो ये कैंडिडेट है जो इन्फॉर्मेशन इस एफिडेविट के अंदर देता है ये पब्लिकली जो है इशू कर दी जाती है मीडिया के ऊपर, बिकॉज दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। कि कैंडिडेट अपना जो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी और उसकी एजुकेशन इसको देखकर जनता अपना माइंडसेट बनाती है और कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक हो जाती है कि 5 साल पहले आप इलेक्शन लड़े थे, आपकी कितनी प्रॉपर्टी थी, आज आपके पास कितनी है, वेदर यू हैव ब्लैक मनी और नॉट। लेकिन हम ये लीडर भी लोग इसका ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं पता ही चल जाता है। सो वन थिंग इज़ देयर कि यहाँ लिखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो यही हमारा जो बॉक्स है वो हमें आगे बोल रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स, कि क्या भारत में उम्मीदवार जो हैं उनके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? इस देश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको एक शैक्षणिक डिग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ये इसका आर्गुमेंट में क्या जवाब आ रहा है, देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, कि पर्टिकुलर कुछ काम होते हैं जहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन काम नहीं देती, वहाँ व्यक्ति का एक्सपीरियंस काम देता है। द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम for example is not the attainment of educational degree but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or MP is the ability to understand people concerns
problems and to represent their interest, whether they can do or so. Note is examined by the lakhs of examiners, their voters after every 5 years. कि एमपी और एमएलए की जो एबिलिटी होती है कि वो जनता की समस्याओं को कितना दिल से समझते हैं, उनसे कितने कंसर्न्स होते हैं, कि उनसे कितने वो चिंतित होते हैं उनके प्रति, उनसे कितने उनको कितनी तीव्रता से लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इन लोगों के तो एग्जामिनर कहते हैं लैक्स होते हैं, यानी कि वोटर होता है इनका एग्जामिनर, कि इनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जनता की बात सुनने की, जनता के काम करने की। जैसे कि एक प्लेयर है, उसके अंदर एबिलिटी, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन नहीं होती, उसका पैमाना उसका खेल है। ऐसे ही एमपी और एमएलए की जो एबिलिटी है वो पब्लिक वेलफेयर की जो उनकी सोच है वो होनी चाहिए। और उनके जो एग्जामिनर है वो तो जनता होती है, क्योंकि हर 5 साल के बाद जनता वोट देती है। और यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप चाहे चुन लिए जाते हैं, नहीं करते तो ठीक है, आप हार भी जाते हैं। क्लियर? Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to the educational qualification. कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भी तो जनता पे छोड़ दो, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जनता को लगता है कि अनपढ़ आदमी को नहीं चुनना तो ठीक है, अनपढ़ आदमी को वोट मत दो, पढ़े लिखे को दे दो। इन आवर कंट्री putting an education qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. एक और कारण है, हमारे देश में ये संविधान के कहीं विरुद्ध हो जाता है और लोकतंत्र के विरुद्ध, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारत तो गरीब देश है, यहाँ सबके पास बीए डिग्री नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे ड्रॉप आउट केसेस हैं 10th में, 12th में, 5th में, बहुत कम जनसंख्या है जो बीए तक पहुँचती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं पर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, वो इस काम से वंचित रह जाएंगे। ये देखिए ज़रा, इन आवर कंट्री, सो ये हमने देख लिया, इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of our citizen will become ineligible to contest elections. क्योंकि हमारा जो सर्वे बताता है कि क्लास 1 के अंदर 1 to 5 जो हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसका 9% मुश्किल से ग्रेजुएशन तक पहुंचता है। तो बताइए कैसे काम चलेगा। लेकिन हमारा हरियाणा और गुजरात है वो 2 ऐसे राज्य बन गए हैं जहाँ लोकल गवर्नमेंट के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो डाल दी है। कहीं 10th है, कहीं 8th है, कहीं 5th है, दलितों के लिए, औरतों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, कि एक मिनिमम जो बाउंड्री है वो लगाई गई है कि भाई आपको इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो सरकार के कार्यकाल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट तो आप पढ़ पाएँ, इतना तो होना चाहिए। तो ये हमारे हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है। आई हैव ऑलरेडी गिव इट टू यू इन योर फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर कि आई थिंक जो जनरल कैटेगरी है उसमें 10th है, वुमेंस के लिए 8th है, और ST के लिए शायद 8th है और वुमेन के लिए 5th क्लास है। तो ऐसे कुछ इस तरह का रखा गया है ये क्राइटेरिया। ये आपके सामने एक इलेक्टोरल यानी कि पर्टिकुलर एरिया, ये मिज़ोरम का एक वोटर लिस्ट का पेज आपको दिखाया गया है कि एरिया की इसकी रिव्यू ये प्रिपेयर कब हुई थी 2018 में। क्वालिफाइंग डेट की 1/1/2019 तक जो 18 या अबव 18 है उनके नाम इसमें लिस्टेड हैं। और फिर डिटेल ऑफ पार्ट एंड पोलिंग एरिया कौन सा है ये उसके नाम आपको दिखाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, मेन विलेज, फिर पोलिंग स्टेशन डिटेल्स है। पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स होती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स टोटल कितने हैं। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारी जो वोटर लिस्ट बनी है जिसके अंदर इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इशू होते हैं, तो उसमें वोटर लिस्ट के अंदर भी जो हमारे वोटर हैं उनकी इमेज होती है। जैसे यहाँ ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं, आपने ये नाम देखे होंगे, तो जहाँ जहाँ ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं वहाँ सब जगह आपको क्या नज़र आएगा, कैंडिडेट की फ़ोटो होती है। क्लियर कि वही फ़ोटो जो आपके फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के अंदर इलेक्शन फ़ोटो वोटर आइडेंटिटी कार्ड के अंदर होती है। सो स्टूडेंट, these are the questions you have to do yourself. These are related to the features of election system. Clear? Now we are going to the another topic, election campaign. Before starting election campaign, अभी हमने इसके अंदर कुछ मेजर स्टेप छोड़ दिए हैं, अब हम उनकी बात करते हैं।
आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स, हमने डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन हो गई, लेकिन इससे भी पहले जो हमारे चुनाव आयोग होता है वो करता क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल, कि जितने भी हमारे चुनाव के अंदर जो अधिकारी सरकारी अफसर जो चाहिए होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। रेलवे कर्मचारी, डाक कर्मचारी, टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, बैंक कर्मचारी, मोस्टली इनकी ड्यूटी लगती है चुनाव के अंदर। और किसी भी पर्टिकुलर कौन सी जो हमारा निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूंसी है उस एरिया के जो मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह की क्या लगती है, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर उनको अपॉइंट किया जाता है। तो हु इज़ अ रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने के अंदर, एडमिनिस्टर करने में चुनाव आयोग की मदद करता है। और रिटर्निंग ऑफिसर को क्लियरली फुल्ली इंडिपेंडेंट वो चार्ज लेता है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता, वो डायरेक्ट जो रिपोर्ट करता है वो इलेक्शन कमीशन को करता है, और उसी की रिपोर्ट के अनुसार जो चुनाव जो हमारा कमीशन है वो पोलिंग रीपोलिंग के जो अंदर जो चल रहा होता है ना उस सबको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये सारी प्रोसीडिंग चलती हैं कि कहाँ पोलिंग बूथ किधर होगा, कितने ऑफिशियल बंदे चाहिए, ईवीएम की चेकिंग है, ईवीएम को कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी प्रोसीडिंग चलती रहती हैं। और उसके बाद ही नॉमिनेशन की डेट होती है, उससे पहले ये सेट कर दिया जाता है। फिर जब नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए जाते हैं तो ये नॉमिनेशन जो फॉर्म है इसके लिए मेनली 5 to 6 डेज़ का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया जाता है, स्क्रूटनाइजेशन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, कि जो हमारा नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए हैं वो कैंडिडेट को प्रेजेंट होना पड़ता है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उनको स्क्रूटनाइज करता है, छटनी करता है, देखता है कि उसके अंदर सभी बॉक्सेस फिल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट द कैंडिडेट फिल देयर नॉमिनेशन पेपर्स, एंड आफ्टर फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स दीज आर स्क्रूटनाइज्ड ऑन द फिक्स डेट। The incomplete or incorrect papers are rejected by the returning officers. क्लियर। और उसके बाद आपको 2 दिन दिए जाते हैं विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, कि आपकी छटनी हो गई और उसके बाद लिस्ट लगा दी गई कि भाई इनके फॉर्म जो है वो स्वीकार कर लिए गए हैं, कि दीज आर द कंप्लीट फिल पेपर्स। और फिर आपको 2 दिन दिए जाते हैं कि दोज हु वांट टू विड्रॉ देयर नेम दे हैव अ फाइनल चांस, कि एग्जैक्ट किसको लड़ना है नहीं लड़ना है। कई बार हो जाता है, भर देते हैं कि चलिए आपका एक नॉमिनेशन फॉर्म भर गया, चलो किसी दूसरे का भी भरवा दो, कभी आपका कैंसिल हो जाए तो इसका चल जाएगा। सो द कैंडिडेट आर गिवन अ डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ देयर नेम्स, और ये विड्रॉल जो होता है ये 11 AM to 3 PM जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स होते हैं उस ड्यूरेशन में ही होता है। क्लियर। जब ये सब हो जाता है तो होता है पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, अपने ऑफिस के बाहर फाइनल लिस्ट है वो पेश कर देता है कैंडिडेट्स की। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द फाइनल लिस्ट इज प्रिंटेड, इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स एंड द फाइनल लिस्ट वाज पेस्टेड ऑन द बोर्ड आउटसाइड द रिटर्निंग ऑफिसर्स। देन द इलेक्शन कैंपेन्स विल बी स्टार्ट, कि आपके फाइनल कैंडिडेट्स मैदान के अंदर उतर चुके हैं, 10 हैं, 15 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो कितने भी इलेक्शन में बंदे खड़े हो सकते हैं, भारत में इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन आज तक का इंडिया का रिकॉर्ड है जो आउटर दिल्ली से 1989 के इलेक्शन के दौरान बंदे खड़े हुए थे 105, और उस वक्त बैलेट पेपर था, और जो बैलेट पेपर था इट वाज बिगर दैन द न्यूज़पेपर, और उसको कितनी बार मोल्ड किया था, रियली आई डोंट नो। वी हैव टू टेक अ ट्रेनिंग आउटसाइड द जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके बाहर, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बूथ होते हैं जो आपको स्लिप देते हैं वोटर कार्ड की, या जो आपका वोटिंग नंबर होता है, तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग दी गई थी, एंड आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। तो ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट इलेक्शन। और उसको किस तरह से कहाँ आपने
स्टैंप लगानी है, उसको कैसे मोल्ड किया जाए, और मुश्किल से एक कनस्तर के अंदर वो 20-25 ही लिस्ट मुझे भरे जाते थे न्यूज़पेपर, उसके बाद ठूस और ढेर सारे डेट बॉक्स पे बॉक्स। बाप रे, इतना बड़ा उसके अंदर में लग रहा था कि व्हाट इज़ दिस, इतने सारे लोग कि ये तो मिसयूज़ हो गया। हमने जो पढ़ा था अपने स्कूल के अंदर कि यस डेमोक्रेसी है, एवरी कैन बी ए कैंडिडेट, बट दिस इज़ टू मच। पर इलेक्शन हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी, तो ये इलेक्शन जो ये हमारा जो अगले वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम फिर से नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये फिर से हमें मिलेगा यही सब इस इलेक्शन की बातें। तो दैट्स व्हाई आई रिमाइंड यू। तो इलेक्शन कैंपेन में फिर क्या होता है, दीज आर द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच द कैंडिडेट क्या करता है, कनेक्ट मीटिंग विद द वोटर्स, कि वो अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है विद द वोटर्स, कि ये एक एक्टिविटीज़ का वो दौर है जिसमें चाहे वो रैली हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो टीवी रेडियो, जो किसी भी माध्यम से जो उम्मीदवार है वो जनता तक पहुंचने की कोशिश करता है और जनता को अपने विचारों से अवगत कराता है। और इसकी शुरुआत होती है मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन से, चुनावी घोषणा पत्र वो शुरू करता है। चुनावी घोषणा जो पत्र होता है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो जनता के साथ वादे करती हैं कि यदि हम सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे। जैसे हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ी थी कि चौधरी देवीलाल ने बोला था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं क्या कर दूंगा, कर्जे माफ़ कर दूंगा। तो जनता ने वोट दिया ना बढ़ चढ़ के, क्योंकि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा था। तो ये सब क्या था, ये इलेक्शन कैंपेन का प्रॉमिस ही था। आफ्टर विनिंग इलेक्शन यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस कीप किया, तो वही अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर। कि इलेक्शन कैंपेन का जो इलेक्शन का जो मेन पर्पज़ ये है कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले, उस सरकार को और उसकी नीतियों को भी वो चुने। कि जैसे अभी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब वो अपने आप तो खुद नहीं आए ना, जनता ने चुना है, इसका मतलब बहुमत से आए हैं। तो इसका मतलब जनता चाहती है कि बीजेपी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग देश चले। तो यदि कांग्रेस को लगता है कि उनकी नीतियों से देश चले तो ठीक है, अगले इलेक्शन में आप मेजोरिटी से आ जाइएगा। तो जनता जिसको मेजोरिटी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी से जिताती है, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जनता उस विचारधारा से देश को चलाना चाहती है। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. इलेक्शन का जो अब चुनाव अभियान होता है उसमें यही होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो अपने विचारों से जनता को अवगत कराते हैं। चाहे वो भाषण करें, चाहे छोटी मीटिंग करें, चाहे वो रैली निकालें, चाहे वो टीवी पर आएँ, चाहे वो रेडियो पे आएँ, कुछ भी करें, बट वो जनता से कनेक्शन करने की, डोर टू डोर भी वो कनेक्शन करते हैं। In our country, such campaigns take place for a week, 2-week period before the announcement of the final list of candidates and the date of polling. जब आपकी जो चुनाव की जो तारीख होती है उससे ठीक एक दिन पहले इलेक्शन कैंपेन रुक जाता है, और जो आपकी अनाउंसमेंट ऑफ डेट होती है उसके बाद से तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं। आपको पता ही होता है नॉर्मली कि पार्टी की टिकट अनाउंसमेंट हो जाती है, बंदा तो उसी दिन से लग जाता है, लेकिन फाइनल लिस्ट पेश होने के बाद तो फिर आप ऑथराइज ही हो जाते हो कैंपेन के लिए। During this period, the candidate connect their voters. Political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaigns is not limited to these weeks, 2 weeks only. हमने चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ा था कि वो 23 महीने से लगे हुए थे, यानी कि before 2 years they have planned for that contesting the election. कि जीतना है वो उसके ऑर्गेनाइज ज़मीन पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और चल रहे हैं कि हमने उनका प्लानिंग चल रहा है सारा। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टअप प्रिपेयरिंग इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। कि चुनाव आने से पहले ही पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना ये सारा कार्य आरंभ कर देती है।
In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the people to that issue and get them to vote for their party on the basis. और कई बार चुनाव अभियान के दौरान जो राजनीतिक दल है वो कुछ बड़े बड़े बिग इशू उठा लेती है और उससे वो अट्रैक्ट करती है जनता को और उसको मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ा जाता है और उसी के दम पर चुनाव भी लड़ लिया जाता है और जीत भी लिया जाता है. Let us look some of the successful slogans given by the different political parties various election. First, the Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao, remove poverty in the Lok Sabha election of 1971. ये गरीबी हटाओ तो चल रहा था, तरह इसको पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं. द पार्टी प्रोमिस टू रिफॉर्म ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री. कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जनता जो पार्टी है वो रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज़, कि वो अपनी जितनी भी नीतियां हैं जिनसे गरीबी हटेगी उनको फिर से रीओरिएंटाइज करेगी, यानी कि फिर से केंद्रित करेगी उनका. और बात यह है कि इसी इलेक्शन में जो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं जो रायबरेली से इलेक्शन जीती थी, उनके ऊपर उनके सामने वाले प्रति जो द्वंद्वी थे राजनारायण जी, उन्होंने दोषारोपण किया था यूपी हाई कोर्ट में कि वो चीटिंग करके जीती हैं और वो उसमें वो केस भी जीत गए थे. और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होते हुए भी जिसने दिखाया था कि यस देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, वो यूपी हाई कोर्ट के अंदर अनाउंसमेंट होती थी, इंदिरा गांधी हाजिर हो और वो वहाँ एज अपराधी पेश होती थी. बाद में वो केस भी हारी थी और तब उन्होंने 70 ये सब चल रहा था और उसके बाद उन्होंने 77 में ये लोकसभा के जो इलेक्शन थे सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि 2 साल की जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी जो उन्होंने लगाई तो इमरजेंसी में उन्होंने अपने जितने भी क्या कहते हैं प्रतिद्वंदी थे उनको जेल में डाल दिया गया था. तो उनके जितने भी विरोधी थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे वो जनसंघ में थे, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल में थे, चाहे वो लोक दल था या वाम मोर्चा था, वो सब मिलकर आ गए, एक पार्टी बनाई इन्होंने जनता पार्टी. जयप्रकाश जी नारायण के उन्होंने लीडरशिप में बनी थी जनता पार्टी. और इन्होंने अगले लोकसभा इलेक्शन में 1977 में नारा दिया सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स. और द पार्टी प्रॉमिस टू अंडो द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़. और यहाँ जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको नागरिक जो सुविधाएं हैं, आज़ादी है, वो ज़्यादा देंगे और जो आपके ऊपर अत्याचार किया था या कुछ कठोर कानून बनाए गए थे इमरजेंसी के तहत उसको वापस ले लेंगे. और तब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी थी. द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर टू द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. और 1977 के जो बंगाल असेंबली इलेक्शन थे उसके अंदर वाम मोर्चा ने ये स्लोगन उठाया था लैंड टू द टिलर्स, कि जो ज़मीन बोएगा ज़मीन उसकी. ठीक है, और उनकी भी सरकार बनी. द प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. कि तेलुगु व्यक्तियों का जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करेंगे, और ये नारा उन्होंने दिया और 1983 के इलेक्शन में उन्होंने ये अपना नारा कामयाब बनाया. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate. कि क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बेहतर तो यही है कि इलेक्शन कैंपेन में हम पॉलिटिकल पार्टीज उनके प्रतिनिधियों को छोड़ दें स्वतंत्र, कि जैसे आप अपना कैंपेन चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन इतनी आज़ादी लोकतंत्र में भी नहीं दी जाती भैया. बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट, कि उनको नियंत्रण करना पड़ता है कभी कभी. कैसे? to regulate campaign to ensure that every political party and candidates get a fair and equal chance to compete. कि चुनाव अभियान इस प्रकार से हो कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवार को एक फेयर चांस मिले प्रतिस्पर्धा करने का. सो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव का कानून है उसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता?
ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, रिश्वत नहीं दे सकता और धमका नहीं सकता वोटर को। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, और आप सरकारी जो संसाधन है, सर्विसेज है, ऑफिसर्स है, कर्मचारी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मीडिया वगैरह का, तो अगर सरकारी हैं तो क्लियर। spend more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और 10 lakh in a constituency in an assembly election। बेटा ये अमाउंट है वो बढ़ चुका है, कहीं 50 लाख है, कहीं 70 लाख है, कहीं अलग अलग इलेक्शन में कहीं 20 लाख है, कहीं 22 to 27 लाख है। ये अलग अलग स्टेट के लिए अब हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये अलग अलग अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया है। अब उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते इलेक्शन के अंदर। इफ़ दे डू सो, यदि वो ऐसा करते हैं, द इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर रिजेक्टेड। वो चुनाव में जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी उनका जो चुनाव है वो रद्द कर दिया जा सकता है अगर ऐसा वो पाए जाते हैं तो। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns। इसके अलावा जो हमारी जो चुनावी दल हैं उनकी खुद एक आचार संहिता है, जिसकी आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसका वो स्वयं पालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, और इसके अनुसार कोई भी राजनीतिक दल, कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। वो किसी भी दिखावे के लिए, पूजा अपने उसके लिए, ये क्या कहते हैं, जागरण वागरण, मंदिर वंदिर, इनका, चर्च, किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। सरकारी वाहन, हवाई जहाज, अधिकारी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promises for providing public facilities। कि एक बार यदि डेट किसी चुनाव की घोषित होगी पर्टिकुलर एरिया में, लोकसभा के लिए या असेंबली के लिए, तो प्रधानमंत्री या सीएम या कोई भी मंत्री कोई नया योजना चालू नहीं करेंगे, कोई नया नींव का पत्थर नहीं रखेंगे, कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं करेंगे। जो चल रहा है उसी को ही आपने सिर्फ नाम चलाने के लिए काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंड ऑफ द आवर पार्ट नंबर 3। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, you can like my video, share my video with your friends. Thank you very much.